वेलकम स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम उदारवाद जिसकी चर्चा हमने पूर्व प्रारंभ की थी उसको वाइंड अप करेंगे उसकी आलोचना के साथ। जैसा कि हमने बताया था कि उदारवाद का जन्म 400-450 साल पूर्व पुनर्जागरण के साथ होता है और ये एक ऐसी विचारधारा है जो बहुत ही जीवंत है, जिसमें बहुत ही गहराई है, इसमें डायनामिज्म है और यही वजह है कि इतने लंबे समय तक ये विचारधारा अपने आप को बनाए रख सकी है। बहुत सारी परिस्थितियां हुई, ऐसा लगने लगा कि उदारवाद का अंत होने वाला है, परंतु उदारवाद ने तत्कालीन परिस्थितियों के आलोक में अपना पुनर्मूल्यांकन किया, उसका पुनर्चिंतन किया और आवश्यक संशोधन करके उदारवादी विचारधारा को और सशक्त और मजबूत बना दिया। ये उदारवाद की एक प्रमुख जो है विशेषता रही। लेकिन उसके बावजूद भी समय समय से उदारवाद की विभिन्न दृष्टिकोण से आलोचनाएं की जाती रही। हम जो है उन्हीं आलोचनाओं को देखने का प्रयास करेंगे। तो उदारवाद की आलोचना के मुख्य बिंदु क्या है? सबसे पहले जो उदारवादी चिंतन में जो तत्व या जो तथ्य आलोचना का पात्र बना या आलोचना का केंद्र बना या आलोचकों ने जिस पर आक्रमण किया वो था उदारवाद में निहित व्यक्तिवाद का विचार। निहित व्यक्तिवाद के विचार की गंभीर आलोचनाएं जो है वो की गई हैं, जिसमें सबसे पहली चीज जिसकी आलोचना की गई, क्योंकि उदारवाद की यह मान्यता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण ने इस जो है उदारवाद के इस तत्व को स्वीकार नहीं किया। आरंभ से ही, जैसा कि ग्रीक चिंतन से ही शुरू होता है, राज्य को एक ऐसी संस्था के रूप में स्वीकार किया जाता है जो व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। और इसके लिए आप प्लेटो और अरिस्टोटल से ही इसकी जब शुरुआत करें तो आप पाते हैं कि वे लोग मानते थे कि राज्य जो एक प्राकृतिक संस्था है और मनुष्य का सर्वोत्तम विकास, मनुष्य का अंतिम विकास, मनुष्य का सर्वांगीण विकास यदि कहीं किसी संस्था के अंतर्गत संभव है तो वो है राज्य। इसलिए आलोचकों ने राज्य एक आवश्यक बुराई है उसको स्वीकार नहीं किया। उसकी जगह पर उन्होंने इस तथ्य को स्थापित किया और बहुत हद तक ये सत्य है कि राज्य मनुष्य के लिए एक ऐसी संस्था है जिससे व्यक्ति कभी भी पीछा नहीं छुड़ा सकता। इतिहास के किसी भी काल में चले जाएं, आपको कोई ना कोई ऐसी संस्था अवश्य मिलेगी जिसने मनुष्य के सामूहिक जीवन को, मनुष्य के संगठित जीवन को निर्देशित किया, उसको नियंत्रित किया और उसको दिशा प्रदान की है। इसलिए राज्य मनुष्य के साथ हमेशा से रहा है और मनुष्य राज्य के बिना नहीं रह सकता। राज्य की तुलना किसी दूसरे संस्था के साथ भी नहीं की जा सकती। दूसरी संस्थाएं बहुत सारी हैं जिनकी सदस्यता व्यक्ति की इच्छा और अनिच्छा पर आधारित है, परंतु राज्य की जो सदस्यता है वह अनिवार्य मानी जाती है। हर व्यक्ति को किसी न किसी राज्य का नागरिक होना ही पड़ता है, सदस्य होना ही पड़ता है और राज्य के अधीन रहना गुलामी नहीं है, स्वतंत्रता में बाधा नहीं है, परंतु राज्य एक ऐसी संस्था है जो व्यक्ति के स्वतंत्रताओं को, व्यक्ति के अधिकारों को सुलभ बनाने के लिए जितनी भी आवश्यक व्यवस्था है वो सभी व्यवस्था करता है। इसलिए राज्य एक आवश्यक संस्था है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। इस तथ्य को लोगों ने स्वीकार नहीं किया और इसीलिए इस पक्ष की गंभीर आलोचना की गई। राज्य को एक आवश्यक और उपयोगी संस्था के रूप में लोगों ने स्वीकार किया और उदारवादियों ने भी जो व्यक्तिवाद से निकल करके विभिन्न आंदोलनों का सामना करते हैं और जब व्यक्तिवादी विचारधारा की बुराइयां सामने आती हैं, समाज दो बड़े खेमों में बढ़ जाता है, तब जो है उस खेमे को पाटने के लिए और जो गरीब मजदूर और जो सुविधा विहीन वर्ग थे
उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए जिस संस्था को दायित्व दिया गया, जिस संस्था की आवश्यकता को महसूस किया गया, वह राज्य ही था। तीसरी बात जो है, नकारात्मक स्वतंत्रता के सिद्धांत को लोगों ने त्रुटिपूर्ण माना। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ था कि व्यक्ति के पर किसी प्रकार का बाह्य दबाव नहीं, व्यक्ति जो भी चाहे कर सकता है, जो भी चाहे सोच सकता है। इस नकारात्मक स्वतंत्रता का परिणाम ये हुआ, खास करके कर्म के क्षेत्र में नकारात्मक स्वतंत्रता का, कि मनुष्य जो चाहे कर सकता है। आर्थिक क्षेत्र में नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ हुआ, पूंजीवादी व्यवस्था में जो विकास हुआ उसमें जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता, एक व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है असंख्य दूसरे व्यक्तियों के लिए परतंत्रता बन गई। क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था एक का सबसे गंदा चेहरा उस समय सामने आया जब पूंजीवादी व्यवस्था में उद्योगों से उत्पन्न जो लाभ थे वह लाभ एक ओर संचित होते जा रहे थे, और इसी के परिणाम स्वरूप एक ओर विलासिता बढ़ती जा रही थी और दूसरी ओर विपन्नता जो है वो बढ़ती जा रही थी। दूसरी ओर जो है मनुष्यों का जीवन बद से बदतर होता जा रहा था, पशुओं से भी बदतर जीवन जीने के लिए अभिशप्त हो रहे थे। ऐसी परिस्थिति में नकारात्मक स्वतंत्रता को मॉडिफाई करने की आवश्यकता हुई। नकारात्मक स्वतंत्रता की जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, वो सामने आई। तो कर्म के क्षेत्र में ये महसूस किया जाने लगा कि नकारात्मक स्वतंत्रता ने कुछ लोगों को स्वतंत्रता प्रदान की है, बहुसंख्यक जो है उसका फायदा नहीं उठा पाए। इसलिए कुछ लोगों की स्वतंत्रता को यदि सीमित किया जाए तो अन्य जो समाज के वर्ग हैं उनको भी स्वतंत्रता जो है वो उपलब्ध हो सकती है। इसलिए स्वतंत्रता को पॉजिटिव बनाने की आवश्यकता है, सकारात्मक बनाने की आवश्यकता है। और विचार व्यक्ति के संदर्भ में भी नकारात्मक स्वतंत्रता को जो है स्वीकार नहीं किया जा सका, क्योंकि जब सामूहिकता का जीवन है तब जो है व्यक्ति के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी कुछ मर्यादाएं अंकित करनी आवश्यक हो जाती हैं। अन्यथा जो है समाज में जो है अराजकता फैलने का खतरा है, समाज में संघर्ष, समाज की शुचिता जो है खतरे में पड़ने के, समाज का स्वास्थ्य बिगड़ने का खतरा लगातार बना रहता है। इसलिए नकारात्मक स्वतंत्रता की बहुत सारी त्रुटियां हैं जो आलोचकों के घेरे में आई और जिसकी आलोचकों ने खूब आलोचना की। तो ये पहली चीज़ थी जिस निहित व्यक्तिवादी अंश की जो है आलोचना की। दूसरी बात जो आलोचना के घेरे में है, आलोचक कहते हैं कि उदारवाद के सिद्धांत में बहुत सारी अंतर्विरोध पाए जाते हैं। निश्चित रूप से अंतर्विरोध का बहुत बड़ा कारण है। उदारवाद जो है मूल रूप से पुनर्जागरण काल से प्रारंभ होता है और जो है धर्म सुधार आंदोलन से होते हुए जो है राजनीतिक अवस्था में या राजनीतिक जो है क्षेत्र में जो है गौरवपूर्ण क्रांति जो इंग्लैंड में हुई उस समय जो है स्थापित होता है, और उसके बाद लगातार जो है इसका विकास होता रहा। बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे तत्व इसके साथ जुड़ते चले जाते हैं। चूँकि बहुत लंबा काल रहा, विभिन्न परिस्थितियों में उदारवाद ने अपना मूल्यांकन किया और मूल्यांकन के दौरान उन्होंने कुछ जो है परिवर्तन किया, संशोधन किया। इस सभी कारणों से उदारवादी चिंतन में बहुत सारे अंतर्विरोध जो है वो उत्पन्न हो गए, वो दिखाई देने लगे। एक बहुत स्पष्ट अंतर्विरोध ये है कि उदारवाद की उदारवाद का प्रारंभ जो है वह व्यक्तिवाद से होता है। इसलिए व्यक्ति को केंद्र में रख करके ये चिंतन का निर्माण होता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के अधिकार जो है केंद्र में है। व्यक्ति स्वयंप्रभु है, व्यक्ति कुछ भी करने के लिए जो है तो व्यक्ति के इर्द गिर्द सारी चीज़ें जो है वह बनाई जाती हैं। व्यक्ति को केंद्र में रख करके जो है पूरे चिंतन का निर्माण होता है, और इसमें राज्य और अन्य संस्थाएं व्यक्ति की इच्छा पर आधारित होती हैं। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे समाज बढ़ता है, व्यक्तिवाद की बुराइयां लोगों के सामने आती हैं। उदारवादी चिंतन भी जो है अपने आप को पुनः जांचता है, अपना जो है चिंतन करता है, और उसके बाद उसमें वो परिवर्तन करता है। एक और राज्य को नकारात्मक संस्था के रूप में स्वीकार किया जाता है। धीरे धीरे जो है राज्य को सकारात्मक बनाया जाता है, राज्य को दायित्व बढ़ाए जाते हैं, राज्य को एक उपयोगी संस्था के रूप में कबूल किया जाता है। ठीक उसी तरह
स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट नकारात्मक स्वीकारा जाता है, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता है और परिवर्तन होते होते जो है उस परिवर्तन को सकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। जो है स्वतंत्रता पर जो है कुछ बंधन स्वीकार किए जाते हैं ताकि समान रूप से स्वतंत्रता सबको उपलब्ध हो सके। ठीक उसी प्रकार से प्रथम जो दौर होता है उसमें इसका जोर जो है, फोर्स जो है वह वैधानिक और राजनीतिक स्वतंत्रता पर है, लेकिन धीरे धीरे आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं और आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ भी धीरे धीरे बदलता है। एक समय में व्यक्तिवादी विचारधारा के प्रभाव में आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेपवाद की नीति को अपनाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे जो है जब आवश्यकता पड़ती है तो राज्य के हस्तक्षेप को सहज स्वीकार कर लिया जाता है। तो इस तरह से उदारवादी चिंतन में बहुत सारे अंतर्विरोधी विचार पाए जाते हैं, एक प्रकार के विचार यहाँ पर दिखाई नहीं देते। तो ये दूसरा जो आधार है जिस पर इसकी आलोचना की जाती है। तीसरा, विश्व स्तर पर उदारवाद पाश्चात्य हितों का रक्षक है। विश्व स्तर पर यदि हम उदारवाद का मूल्यांकन करें तो हम देखते हैं कि पाश्चात्य कंडीशंस में, पाश्चात्य देशों की परिस्थितियों ने उदारवाद को जो है जन्म दिया और उदारवाद का पोषण किया, उसका विकास किया। और इस संदर्भ में उदारवाद ने मुख्य रूप से ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप के नागरिकों को श्रेष्ठता प्रदान की। और मुख्य रूप से हम ये देखते हैं कि एक बहुत बड़े चिंतक जेम्स मिल, जिन्होंने स्त्री पुरुष की समानता पर बल दिया, स्त्रियों को भी पुरुष के समान अधिकार देने की वकालत की और स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वरूप का उन्होंने जमकर बचाव किया और अपने देश में प्रजातंत्र की रचना या यूरोप में प्रजातंत्र की रचना पर जोर दिया, प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर जोर दिया, प्रजातंत्र में व्यक्ति के अधिकारों को लगातार बढ़ाने का पर जोर दिया। परंतु जब यही बात यूरोप से बाहर के लोगों को देने की बात आई तब जो है वह इसे स्वीकार नहीं करते और ये मानते हैं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो है, जो उदारवादी चिंतन का मूल है, वो उदारवादी प्रजातांत्रिक व्यवस्था केवल सभ्य समाज के लिए है और सभ्य समाज जो है वो केवल जो है पश्चिम यूरोप के देशों के नागरिकों तक सीमित था। और जब दूसरे उस क्षेत्र एशिया, लैटिन अमेरिका, अन्य क्षेत्रों में इसके विस्तार की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं और ये कहते हैं कि असभ्य या जो है एशिया और अफ्रीका के लिए निरंकुशवाद या ऐसी सत्ता जिसमें नागरिकों के अधिकार को अत्यंत सीमित रखा जाए, ऐसी अवस्था उनके लिए उपयुक्त है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि उदारवादी चिंतन न केवल वहाँ जन्म लेता है, वहाँ पोषित और पल्लवित होता है, बल्कि वहाँ जो है जन्म लेने के कारण वो केवल पाश्चात्य लोगों के हितों का ही रक्षक है। जब इसके विस्तार की बात होती है और उसी प्रकार के अधिकार को दूसरे क्षेत्र के लोगों तक जो है पहुंचाने की बात होती है, तब पाश्चात्य विचारक इससे अपना पैर पीछे खींच लेते हैं और जो है उन क्षेत्रों के लिए वह जो है उदारवादी चिंतन की वकालत बिल्कुल नहीं करते। तो ये विश्व स्तर पर जो है वो जब भी इसकी बात आए तो पाश्चात्य हितों और अन्य देशों के हितों के संदर्भ में जब बात आती है तो ये पाश्चात्य हितों का रक्षक दिखाई देता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि जब आत्मनिर्णय के सिद्धांत की बात आई, जब पश्चिम यूरोप में नेपोलियन का प्रभाव बढ़ रहा था, तब उदारवादियों ने यूरोप के लोगों के लिए इसे एक अत्यंत घातक जो है व्यवस्था मानी और उसका पुरजोर विरोध किया। उदारवादी चिंतन के अंतर्गत नागरिकों के अधिकारों की खूब वकालत की, लेकिन और राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के सिद्धांत को जो है स्थापित करने का काम किया। लेकिन जैसे ही अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों के लिए आत्मनिर्णय की बात आई, उनके आत्मनिर्णय के सिद्धांत की बात आई, तो वहाँ पर उन्होंने अपने जो है पैर पीछे खींच लिए और उन्होंने फिर सभ्यता की दुहाई देनी शुरू की कि वे लोग अभी परिपक्व नहीं हैं, राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से इन क्षेत्रों के लोग परिपक्व नहीं हैं, इसलिए उन क्षेत्रों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था या आत्मनिर्णय के सिद्धांत को जो है स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो ये कुल मिलाकर के इसमें पाश्चात्य हितों का रक्षक माना जाता है या पाश्चात्य हितों का फेवर करता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसकी खूब आलोचना की गई।
अनुदारवादियों के द्वारा भी जो है उदारवाद की बहुत गंभीर आलोचना की गई। इसके दो तीन पक्ष महत्वपूर्ण हैं। पहली बात कहता है कि बुद्धिवाद स्वयं में पूर्ण नहीं है, क्योंकि उदारवाद बुद्धिवाद पर अधिक बल देता है। वो कहता है कि मनुष्य के पास बुद्धि है और बुद्धि के कारण उसके पास तर्क है, और तर्क के कारण वो अपने जीवन के बारे में बेहतर से बेहतर तरीके सोच सकता है, अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने की योजनाएं बना सकता है और उसको क्रियान्वित कर सकता है। लेकिन अनुदारवादी जो है इस बुद्धिवाद के इस पक्ष को संशय की दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं कि बुद्धिवाद स्वयं में पूर्ण नहीं है। मनुष्य हमेशा बुद्धि और विवेक से सोच करके अपने जीवन को तय नहीं करता, बल्कि मनुष्य का जो है अधिकांश जीवन जो है वो परंपराओं पर, रीति रिवाजों और जो है इतिहास से प्राप्त जो मूल्य हैं उनके आधार पर केंद्रित होता है, और उन्हीं के अनुरूप, इन्हीं सब के अनुरूप वो अपना जीवन यापन करता है। बुद्धिवाद या विवेक का मनुष्य के जीवन में बहुत ही सीमित स्थान है। यह पहली आलोचना की जाती है। दूसरी बात कही जाती है कि मानव प्रयत्नों का सीमित महत्व है। उदारवादी इस बात को रेखांकित करते हैं कि सब कुछ जो है उसका आधार स्तंभ मानव प्रयत्न है। मानव अपने प्रयत्नों से संसार की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। व्यक्ति यदि प्रयास करता है तो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करता है, तब वो न केवल अपनी बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र और संसार की परिस्थितियों में व्यापक बदलाव लाने की क्षमता रखता है। कहने का मतलब है कि उदारवादियों ने मानव प्रयत्न को जो है मानव के जीवन को पूर्णतः बदलने में संपूर्ण स्थान दिया है, संपूर्ण योगदान के रूप में स्वीकार किया है। जबकि अनुदारवादी कहते हैं कि मानव प्रयत्नों का जो अंश है मानव जीवन में वो अत्यंत सीमित है। बहुत सारे जो प्राकृतिक या आध्यात्मिक जो प्रयत्न हैं या ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो मानव जीवन को एक दिशा देती है, मानव जीवन को तय करती है। इसलिए मानव प्रयत्नों का बहुत ही सीमित जो है वो महत्व है। तीसरी बात, राज्य की यांत्रिक अवधारणा का भी अनुदारवादी विरोध करते हैं। उदारवादी राज्य को एक यंत्र के रूप में स्वीकार किया है। हमने प्रारंभ में भी कहा कि उदारवादी इस बात को मानते हैं कि राज्य एक यंत्र की भांति मनुष्यों ने विकसित किया है। अपने जीवन को बेहतर बनाने के क्रम में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार किया, बहुत सारी वस्तुओं का आविष्कार किया, बहुत सारी संस्थाओं का निर्माण किया। उन्हीं संस्थाओं में से राज्य भी एक संस्था है। जब तक मनुष्य को इस यंत्र रूपी राज्य या राज्य रूपी यंत्र की आवश्यकता है तब तक मनुष्य उसके साथ है। अदरवाइज जब भी उसे लगेगा कि इसकी आवश्यकता नहीं है, यह मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने के बजाय दुष्कर बना रहा है, या फिर इसकी कोई जो है भूमिका नहीं बची है, उस दिन वो राज्य का त्याग कर देगा। अनुदारवादी इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। कहते हैं कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, राज्य के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। इतिहास में किसी भी अवस्था में आप चले जाएं, राज्य हमेशा विद्यमान है। राज्य ने हमेशा मनुष्य को एक जो है बेहतर जीवन के लिए हमेशा उत्प्रेरित किया है, प्रोत्साहित किया है, उसके बेहतर जीवन में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है। राज्य से व्यक्ति की मुक्ति संभव नहीं है, इसलिए राज्य एक यंत्र नहीं है। राज्य मानव के जीवन को बेहतर बनाने का एक ऐसा टूल है कि जैसा कि अरिस्टोटल ने कहा था कि जब तक ये संभावना बनी है, जब तक ये आकांक्षा मनुष्य में बनी है कि वो अपने जीवन को और बेहतर बना सकता है, तब तक राज्य उसके साथ रहेगा, राज्य का वो तिरस्कार नहीं कर सकता। तो राज्य की यांत्रिक अवधारणा का घोर विरोध जो है वो अनुदारवादी करते हैं। एक और आक्रमण जो है उदारवाद पर राज्यवादियों का है, जो राज्य को साध्य मानते हैं, जो राज्य को प्राथमिक मानते हैं। उन्होंने उदारवादियों पर गंभीर आक्रमण किए। वो कहते हैं कि राज्य एक निगेटिव या नकारात्मक संस्था नहीं है, राज्य एक यांत्रिक संस्था नहीं है, बल्कि राज्य एक नैतिक संस्था है। राज्य एक सावयव संस्था है, और सावयव का मतलब एक शरीर के समान है। और शरीर जिस प्रकार से शरीर मस्तिष्क के निर्देशन में अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है, उसी प्रकार से व्यक्तियों का समूह जो राज्य के भीतर है वो राज्य के निर्देशन में
जो है अपने उद्देश्य की ओर बढ़ता है। और मनुष्य का अंतिम उद्देश्य क्या है? नैतिक और आध्यात्मिक उन्नयन। और राज्य के बिना मनुष्य का नैतिक और आध्यात्मिक उन्नयन संभव नहीं है। इसलिए जो है राज्य के बिना मनुष्य की कोई गति नहीं है, मनुष्य का कोई महत्व नहीं है। और यही वजह है जो मान करके चलते हैं कि राज्य जो है की आज्ञा में ही मनुष्य के अधिकार निहित है। क्योंकि अधिकार मनुष्य को इसीलिए चाहिए कि वो उन अधिकारों का प्रयोग करके मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास कर सके, अपना संपूर्ण विकास कर सके, अपना नैतिक और आध्यात्मिक उन्नयन तय कर सके। जब राज्य ही के मार्ग निर्देशन में ही ये चीज संभव है, राज्य जिस दिशा में चलने को कहे उसमें चल करके ही मनुष्य को उस लक्ष्य तक पहुंच सकता है, मनुष्य का उस लक्ष्य तक पहुंचना संभव है, तब राज्य की आज्ञा ही व्यक्ति के लिए अधिकार बन जाती है। इसलिए राज्यवादी जो है व्यक्ति के अधिकारों का भी जो है वह अधिकारों की व्याख्या का भी विरोध करते हैं। उदारवादी ये मानते हैं कि राज्य के अधिकार लोगों को राज्य से पूर्व की स्थिति से ही प्राप्त है। उन्होंने ये भी मानते हैं कि राज्य एक ऐसी संस्था है जो मनुष्य के ऐतिहासिक चरणों में बहुत बाद में आया, और उस राज्य से पूर्व की एक स्थिति थी जिसमें मनुष्य ने अधिकार जैसी चीज़ों को स्थापित कर लिया था। राज्य जब आया तो राज्य पर समझौते के माध्यम से एक दायित्व डाला गया कि राज्य उन अधिकारों का संरक्षण करेगा। तो इसलिए अधिकारों की व्याख्या के संदर्भ में भी राज्यवादियों ने उदारवाद की गंभीर आलोचना की है। एक और बात कहते हैं कि उदारवाद जीव विज्ञान के नियमों के विरुद्ध है। जीव विज्ञान के नियमों के विरुद्ध क्यों है? क्योंकि उदारवाद सभी को समान अधिकार देने की बात करते हैं, जबकि जीव वैज्ञानिक जिन्होंने एवोल्यूशन की बात की है उसमें वो मानते हैं कि जो फिटेस्ट है वही सरवाइव करेगा, जो सबसे योग्य है उसे ही बचना है, प्रकृति उसका ही सिलेक्शन करती है, और बाकी जो प्रकृति के अनुरूप अपने को बदलता नहीं है, प्रकृति जिस प्रकार की क्षमता की अपेक्षा करता है उस प्रकार की क्षमता का प्रदर्शन नहीं करता, तो प्रकृति उसे नष्ट कर देती है। ये जीव विज्ञान का नियम है कि जो फिटेस्ट है वही सरवाइव करेगा। उदारवादी सबों को जो है सरवाइव करने का वातावरण बनाने की बात करते हैं, सभी को जो है समान सुविधा देने की बात करते हैं, जो जीव विज्ञान के नियमों के विरुद्ध राज्यवादियों की मान्यता है। और इसी प्रकार से राज्यवादी इस बात में भी स्वीकार करते हैं कि शांति जो है वह किसी भी राज्य के विकास का मापदंड नहीं है, बल्कि राज्य निरंतर विकसित हो रहा है। ये प्रतिबिंबित ही तो होता है जब संघर्ष होता है, और संघर्ष ही जो है से युद्ध होते हैं। युद्ध से ही ये तय होता है कि किस राज्य को रहने का अधिकार है और किस राज्य को रहने का अधिकार नहीं है, कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ है, और जो राज्य सर्वश्रेष्ठ है उसे ही साम्राज्य बनाने का अधिकार होना चाहिए। और इस प्रकार से राज्यवादी विस्तारवादी राज्य का समर्थन करते हैं, जबकि उदारवाद शांति और सहअस्तित्व में यकीन रखता है। शांति और जो राज्यों के मध्य विवाद है उसको आपसी समझौते से, आपसी बातचीत से, समझौते के माध्यम से या अन्य शांतिपूर्ण माध्यमों से सुलझाने की बात करता है। तो यह एक राज्यवादियों के द्वारा आलोचना थी। दूसरी आलोचना जो है मार्क्सवादियों के द्वारा की गई। मार्क्सवादियों ने और भी गंभीर आलोचनाएं की। मार्क्सवादियों ने सबसे पहले स्थापित किया कि उदारवाद पूंजीवादी व्यवस्था का संरक्षक है, समर्थक है। उदारवाद जो है वो केवल उद्योगपतियों के हितों की रक्षा करता है। उदारवाद में जो राज्य है वो राज्य का जो स्वरूप है, जिसमें राज्य को प्रजातांत्रिक कहा जाता है, जिसमें संसद है, जिसमें जनता के प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं और देश के नियमों का निर्माण करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं, कहते हैं सारी चीज़ें एक छलावा है, एक भ्रम है। जब भी इंटरेस्ट का या हितों का टकराव होता है और मजदूरों और उद्योगपतियों के बीच, संसाधन संपन्न संसाधन विहीन वर्ग के जो है के हितों के बीच जब टकराव होता है, तो राज्य हमेशा
प्रकृति से ही जो है वह पूंजीपतियों के हितों का साथ देता है और उसके साथ मिल करके न केवल उसका साथ देता है बल्कि दूसरी ओर जो संसाधन विहीन वर्ग हैं उनको दबाने के लिए का काम करता है, उन पर बल प्रयोग करता है, उन पर अत्याचार करता है, उनके शोषण का मार्ग प्रशस्त करता है। क्योंकि मार्क्सवादी ये मानते हैं कि राज्य हमेशा से मनुष्य के साथ नहीं था, बल्कि राज्य उस समय अवस्था में आया, उस समय राज्य का प्रादुर्भाव हुआ जब समाज एक वर्ग में बंट गया था, जब समाज दास व्यवस्था के स्टेज में चरण में पहुंच गया था, जिसमें समाज में दो वर्ग हो गए थे, एक स्वामी और दूसरा दास। स्वामी वर्ग ने अपने हितों की रक्षा के लिए राज्य का निर्माण किया। इस रूप में राज्य एक वर्गीय संस्था है, इसलिए राज्य के पास जितने भी हिंसा के साधन हैं वो हिंसा के साधन केवल संसाधन विहीन वर्ग को शोषण करने और उसके विद्रोह को दबाने, उस पर अत्याचार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मार्क्सवादी जो है वह समाज में प्रतिस्पर्धा जो उदारवादियों का मूल आधार है कि समाज में प्रतियोगिता ही जो है मनुष्य के भीतर छिपे हुए गुणों को निखारने का काम करता है, उस आधार पर आक्रमण किया और कहा कि समाज का निर्माण प्रतिस्पर्धा पर नहीं बल्कि सहयोग पर होना चाहिए और सहयोग पर बना समाज ही जो है वह न्यायोचित समाज या न्याय सम्मत समाज बन सकता है। सहयोग के आधार पर ही बना समाज में उत्पन्न लाभों का वितरण समान रूप से हो सकता है और इस प्रकार से वह लोकतंत्र की जो है गंभीर आलोचना करता है, लोकतंत्र को स्वीकार नहीं करता। लोकतंत्र केवल बाह्य रूप से दिखावा करता है कि व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि प्रकृति से राज्य लोकतांत्रिक व्यवस्था में केवल पूंजीपति वर्ग के हितों का ही संरक्षण करता है। और मार्क्स इसीलिए आह्वान करता है कि यदि संसाधन विहीन वर्ग के हितों का पोषण होना है, उसका रक्षण होना है, तो निश्चित रूप से पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करने वाली सरकार या राज्य का समापन होना चाहिए, राज्य का उन्मूलन होना चाहिए और इसीलिए वो राज्य का विरोध करते हैं और उदारवादी राज्य हो या अन्य राज्य हो, सभी प्रकार के राज्य का वो विरोध करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था का विरोध करते हैं जो उदारवादी विचारधारा का एक मूल अंग है। तो इस प्रकार से हम देखें कि उदारवाद की आलोचना कई दृष्टिकोण से की गई है, लेकिन सभी आलोचनाओं के बावजूद ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उदारवाद एक ऐसी जीवंत विचारधारा है जो जन्म से लेकर के आज तक निरंतर विकसित ही नहीं हुई है बल्कि और सशक्त होती चली गई है। उसने अपने प्रभाव क्षेत्र को लगातार बढ़ाया है और लगातार बढ़ा रही है। आज इतना ही।